हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग सॉल्व करेंगे अनसॉल्व्ड यूपी बोर्ड 2019 का सेट नंबर 346 FE। क्वेश्चन हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लगाए हैं। सलूशन एक ही तरह होता है, ठीक है। तो दोनों लोग इसका प्रॉफिट उठा सकते हैं। हमारे पास हिंदी का अनसॉल्व्ड है, इससे हम हिंदी में पढ़ेंगे और इंग्लिश वाले खुद पढ़कर अपना क्वेश्चन पढ़ के सलूशन से लाभ उठाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ठीक, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले। तो ये धातु का एक खोखला गोला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और इस पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। कह रहा कि इसके केंद्र पर कितना होगा, केंद्र O पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखो स्टूडेंट, किसी भी खोखले मेटेलिक, ठीक है, या ऐसे जो भी मटेरियल होंगे जिनमें वहाँ पर कोई मटेरियल नहीं होगा, उन सब के सरफेस पर पोटेंशियल वही होगा, ठीक है, जो सेंटर पर होगा, यानी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो यानी पहले का आंसर हमारा हुआ कौन सा, दूसरा। इसका दूसरा आंसर हुआ 10 वोल्ट, सेम होता है दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ख यानी बी, ठीक। इसमें देखो कह रहा है एक 24 सेंटीमीटर प्रतिरोध तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया, ट्रायंगल के रूप में मोड़ा है और 24 ओम का रजिस्टेंस है, ऐसे उसको टर्न कर दिया, ठीक। ये तो जब ये पूरा 24 है स्टूडेंट, तो इसको 3 पार्ट में हम ले लें, तो 8 ओम इधर हो जाएगा, 8 ओम इधर हो जाएगा, 8 ओम इधर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि किन्हीं दो कार्नर के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी किन्हीं दो कार्नर के बीच प्रभावी, तो ए और बी हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर के जो दोनों रेजिस्टेंस हैं इसको हम R1 लेट कर लेते हैं, इसको R2 लेट कर लेते हैं, ये R3 हमारा हो गया, ठीक, R3 हो गया ये। तो ऊपर के दोनों तो सीरीज हो गए ऐसे, ठीक है। पहले सीरीज में R1 R2 इन सीरीज, R1 एंड R2 आर इन सीरीज, ठीक। R1 और R2 श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में है तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R1 डैश अगर हम लोग लेट कर लें तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी R1 प्लस R2 8 प्लस 8 हुआ, यानी 16 ओम आ गया ये, ठीक। अब ये जो इधर से यहाँ तक का R1 डैश इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपने निकाला, ये इसके पैरेलल में आएगा R3 के। तो R1 R3 क्या है, R1 R डैश, ये R डैश है, R1 डैश एंड R3 पैरेलल में है, ठीक। R1 डैश और R3 पैरेलल में, ये पैरेलल का हमने सिंबल लगा दिया, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये पैरेलल का सिंबल है, ये R1 R3 पैरेलल में है। पैरेलल का फार्मूला आप ऐसे लगाते हैं, रिजल्टेंट इफेक्टिव R अगर हम ले लें तो ये R1 डैश और प्लस 1/R3 आ जाता है। फार्मूला वही 1/, ये हो गया 16 और 1/8 आ गया, एलसीएम 16 आएगा, ठीक। इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, 1/R इज इक्वल टू, ठीक। इससे आ गया हमारा 1 प्लस 3, 1/R की वैल्यू आ गई 3/16, यानी R हमारा आ गया 16/3, इतना ओम हो गया। ये आंसर हो गया, यानी इसमें हमारा आंसर हो रहा है 4, ठीक है। तो आंसर हमारा इसमें कौन सा हुआ, 4, ठीक है। और ये हुआ कितना है, 16/3 ओम हुआ। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट ग
ठीक है, तो गा यानी 1 का गा हो गया। ठीक, अब गा में देखो कह रहा है स्टूडेंट हेनरी पर मीटर किसका यूनिट है। तो हेनरी पर मीटर यूनिट किसका है, इसमें देखो स्टूडेंट हम लोग जो बी का फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ते हैं, बी प्रोपोर्शनल टू होता है I/R होता है सर्कुलर कॉइल के लिए। ठीक, और बी को हम लोग φA भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, बी हमारा क्या होता है φA। ठीक, और ये प्रोपोर्शनल अगर हटा देते हम लोग तो ये आता है μ0/2 I/R आता है सर्कुलर के लिए। ठीक, तो अब यहाँ से देखो स्टूडेंट आप सबका यूनिट निकाल लो, यूनिट निकल आएगा। ठीक, फाई को हम लोग क्या लिखते हैं, LI लिखते हैं अपॉन A इज इक्वल टू μ0/2 I/R। ठीक, अब इससे देखो कि I से I कैंसिल हो गया और मीटर अब हम केवल यूनिट लिख दे रहे हैं, I कट गया, ये I कट गया, 2 का कोई यूनिट नहीं होता, ये ऊपर वाले का हेनरी होता है, नीचे वाले का मीटर स्क्वायर होता है, और μ0 का यूनिट हमें निकाल लेंगे यहाँ से, और अपान नीचे R का मीटर हो गया, मीटर से मीटर कट गया, किसका यूनिट हो गया μ0 का, μ0 का यूनिट क्या हो गया हेनरी पर मीटर। तो ये पूछ रहा है हेनरी पर मीटर किसका यूनिट है, तो दूसरा आंसर है इसका, दूसरा है μ0 का, यानी μ0 यानी चुंबकशीलता है। ठीक, μ0 को चुंबकशीलता कहते हैं, वो उसका यूनिट है। ठीक है, गा है यानी सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का डी हो गया, यानी डी का मतलब घा। ठीक, अब घा में देखो न्यूक्लियर एक नाभिकीय विखंडन से 3.2 × 10⁻11 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। ई दे रखा है हमारा 3.2 × 10⁻11 जूल। ठीक, और कह रहा है कि एक 16 किलोवाट पावर दे रखा है, P इज इक्वल टू 16 किलोवाट, यानी 16 × 10⁻3 किलोवाट लिखा है 3, इतना वाट हो गया। कह रहा है कि कितने नाभिकीय विखंडन प्रति सेकंड चाहिए, तो n निकालना, n इज इक्वल टू P/E का फार्मूला लगाइए, निकल आएगा। P कितना है 16 × 10⁻³ अपान 3.2 10⁻⁻11, ये ऊपर चले गए और 3.2 से ये डिवाइड हो गया 5 10⁻14, ये आंसर हो गया। यानी इसमें ऑप्शन कौन है, पहला ऑप्शन है। ठीक, आंसर हो गया पहला, और वो हो गया 5 × 10⁻14। ठीक है स्टूडेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का ई यानी अंगा, ये कोर्स में नहीं है, कोर्स में नहीं है। ठीक, ये अगर ये इस समय कोर्स में नहीं है, पर आंसर इसका हम आपको बता दे रहे हैं। इसका आंसर बैंडविड्थ के लिए 2FC होता है। ठीक, ये आंसर हमने बता दिया, पर इस साल ये कोर्स में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 चा यानी F में देखो कह रहा V वोल्ट से इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है तो फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की EV होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी फार्मूला 12mv² होता है। ठीक, अब कह रहा है कि अधिकतम चाल है, इसी फार्मूले से निकाल लो, निकल आएगा स्टूडेंट। 2 इधर कर दो तो v² का फार्मूला आ गया
2EV/m आ गया। V की वैल्यू हो गई √2EV/m हो गया। ये आंसर हो गया। ठीक, अब मैक्सिमम स्पीड यही होगी। ठीक है, और ये इसमें ऑप्शन आ रहा चौथा 4, आंसर है 4। ठीक, और वो आंसर है √2EV/m है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का, दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो दूरी बीच की जो है D = 2 सेंटीमीटर दे रखा है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। कह रहा है इसमें 4 × 10⁻13 m दे रहा है, 4 × 10⁻13 kg दे रखा है। ठीक, आगे कह रहा है कि इतने कूलम का आवेश Q दे रखा है 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम दे रखा है। और G की वैल्यू दे रखा है, G की वैल्यू 10 मीटर/सेकंड² दे रखा है। ठीक, और ज्ञात करना हमें पोटेंशियल एकरा डिफरेंस ज्ञात करना है। तो फार्मूला पहले हम लोग लगाएंगे स्टूडेंट, QE = mg होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, QE = mg होता है। और यहाँ से Q और E को हम लोग V/D लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। तो ये हो गया mg, यानी V की वैल्यू आ गई mgd/Q। वैल्यू रख के निकाल लो स्टूडेंट। और m दे रखा है, सब दे रखा है इसमें, 4 × 10⁻13 दे रखा है, G 10 दे रखा है, D दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 10⁻², इसको 2 × 10⁻² रख दीजिए, अपान लगाइए, नीचे दिया हुआ है Q 2.4 10⁻18। अब इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। ऊपर आया 4 × 2 और नीचे आया 24, पावर एडजस्ट कर लीजिए। देखिए कितना आया इसमें, V की वैल्यू आ गई हमारी 4 × 2/2.4। ठीक, और ऊपर हो गया 10⁻, ये देखिए 13, 2 15 माइनस का, ये 18 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 18 में से 15 गया, प्लस का आया 3। ठीक, अब इसमें पॉइंट हटा दो स्टूडेंट, पॉइंट हटा दो ये, तो ये 20 हो जाएगा। अब 4 से इसको कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 6, 2 से कैंसिल कर दो, 10/3 आ गया ना। तो ये आ गया 3.33 10⁻³ वोल्ट। ये आंसर हो गया। ठीक है, V = ठीक। दूसरा देखिए 2 खा, क्वेश्चन नंबर 2 खा, ΔT दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, φ1 हमारा दिया है 1 वेबर, और φ2 दिया है 0.1 वेबर। ठीक, कह रहा कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो विद्युत वाहक बल E = -φ2 - φ1/ΔT, ये फार्मूला होता है। वैल्यू रख के निकाल लो स्टूडेंट। φ2 हमारा दिया 0.1, माइनस है पहले आगे माइनस है, ऊपर है 0.1 - 1,
अपॉन 0.1 और ऊपर आ गया। देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट, 0.1 में से जैसे ये 1.0 है ये 1 और 0.1 है, इसको माइनस करेंगे 0.9 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.9 अपॉन 0.1 हो गया। यहाँ से ये माइनस में आएगा, 1 में से इसको हमने माइनस किया, ये 1 है, 1 में से इसको माइनस किया तो ये इतना आया। लेकिन ये माइनस का था तो ये भी माइनस का होगा, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी ई की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट हटा देंगे 9 वोल्ट। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, कह रहा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य का लाल दिखाई देना 2 कारणों से होता है स्टूडेंट। एक तो प्रकीर्णन जिसको हम लोग कहते हैं, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ये इस बार कोर्स में नहीं है, ठीक है, पर इसका कारण प्रकीर्णन है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अपवर्तन भी होता है विभिन्न परतों से, तो जो अपवर्तन में जो प्रकीर्णित प्रकाश होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, लाल वाले का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो वो पहुंच आता है पृथ्वी पर। ठीक, गा कोर्स में नहीं है, नहीं है, उत्तर प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन के कारण लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए वो पहुंच जाता है पृथ्वी तक और प्रकाश नहीं पहुंच पाते। ठीक, देखो स्टूडेंट, जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है यानी लाइट इंसिडेंट होती है ऑन ए मेटल सरफेस, तो उससे क्या निकलता है? फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के मेटल सरफेस से किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी कम से कम ऊर्जा चाहिए वो हमारा वर्क फंक्शन है, कार्यफलन है। मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इमिशन ए फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस पृष्ठ का कार्यफलन कहते हैं। ये अपना डेफिनेशन पढ़िए और याद करिए। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन ये का है, ये एवलांस भंजन से आप क्या समझते हैं? तो देखो स्टूडेंट, अगर जो है किसी पीएन जंक्शन डायोड पर रिवर्स वोल्टेज बढ़ने लगता है, ठीक है, तो रिवर्स वोल्टेज के बढ़ने से संधि पर जो होल्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोटर और इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, जिससे रिवर्स करंट तेज़ी से बढ़ने लगती है। इस क्रिया को एवलांस भंजन कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया कि जब किसी पीएन संधि डायोड पर उत्क्रम विभव बढ़ता है और उसके उत्क्रम विभव बढ़ने के कारण संधि पर सहसंयोजक बंध टूटने से कोटर और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो रिवर्स करंट यानी उत्क्रम धारा तेजी से बढ़ जाती है। इस घटना को एवलांस भंजन कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है? हमारी संधि के टूटने का डर होता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग रिवर्स वोल्टेज ऑन ए पीएन जंक्शन डायोड ऑन द डिप्लेशन लेयर, holes and electron becomes free due to breaking covalence band. Therefore, reverse current is increased. This phenomena is known as avalanche breakdown. ठीक,
In this condition, junction can be break. Question number 2 यानी F. एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन वन कूलम्स? तो इसमें देखो स्टूडेंट, हमारा दिया है Q दिया है 1 कूलम और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। Q इज इक्वल टू N फार्मूला होता है, यानी N इज इक्वल टू Q अपॉन E होता है। 1/1.6 10⁻⁻19 हुआ। ऊपर करेंगे तो 10 की पावर प्लस 19 होगा, एक इधर कर दीजिए, 10/1.6 10⁻18 हो गया। हमने इसमें से इसको ऊपर किया प्लस 19 हो गया, तो एक इसको हमने दे दिया। आप चाहे इसको पहले ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें 19, ठीक। अब ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक। अब ये हो गया 10 और एक 0 इससे ले लीजिए 100/16 10⁻18 हो जाएगा। अब हम तो एक ही लाइन में लिख देते, आपको समझाने के लिए हमने बड़ा कर दिया। N इज इक्वल टू 6.25 10⁻18। तो 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसमें दिया है PNP ट्रांजिस्टर। तो PNP ट्रांजिस्टर क्या, ट्रांजिस्टर ही कोर्स में नहीं है इस साल एग्जाम में, तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया इस साल के लिए, आगे रहेगा। अच्छा, इसकी वर्किंग की अब हम यहाँ बात नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, दूसरा खा का देखो स्टूडेंट, हाइड्रोजन परमाणु की Nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो एनर्जी का फार्मूला En इज इक्वल टू -13.6/N² EV होता है, ठीक। अच्छा, अब कह रहा है इसके लिए आयनन विभव लिखिए। आयनन विभव और उत्तेजन ऊर्जा का मान लिखिए, प्रथम उत्तेजन, ठीक। तो अब आयनन विभव के लिए तो पहले तो E1 निकालो। E1 कितना हो जाएगा, -13.6/1² हो जाएगा EV, और ये आ जाएगा हमारा माइनस का इज इक्वल टू -13.6 EV आ जाएगा। अच्छा, आगे E2 भी हमें काम है इसलिए निकाल ले रहा हूँ। E2 हमारा हो जाएगा -13.6/2² EV, यानी ये आ जाएगा माइनस का, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 13.6 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 3.4 EV हो जाएगा, ठीक। E इन्फिनिटी निकालिए। E इन्फिनिटी तो -13.6/∞ का स्क्वायर और EV, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, अब ये 0 इसलिए हो जाएगा कि किसी का जैसे 1/∞ जहाँ भी आ गया ये 0 होता है, तो 1/∞ है उसमें 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसका आयनन विभव निकालिए। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो क्या हम लोग निकालेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल देखो स्टूडेंट, हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें से पहले वाला माइनस कर देंगे, तो ये आएगा डेल्टा E के फॉर्म में। इसको हम अगर निकालें तो 0, यानी E इन्फिनिटी में से E1 माइनस कर देते हैं, इसी सब का निकलता है,
0 माइनस माइनस 13.6 EV और ये हो गया प्लस का 13.6 EV आ गया डेल्टा ई। ठीक, यानी आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, अब यहाँ आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। ठीक, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, ई से डिवाइड कर दो। अब देखो स्टूडेंट, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक, अब डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा E अपान स्मॉल ई और 13.6 EV अपान ई से कैंसिल हो गया, डेल्टा V इज इक्वल टू 13.6 वोल्ट। ठीक, अच्छा दूसरा इसमें और पूछ रहा है फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी, तो फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी जो होगी वो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 होगी। E2 है माइनस का 3.4 EV माइनस माइनस का 13.6 EV और ये हो जाएगा माइनस का 3.4 EV प्लस का 13.6 EV और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 10.2 EV डेल्टा ई इज इक्वल टू। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का गा यानी सी कह रहा है एक प्रिज्म का कोण, तो प्रिज्म का कोण जो ए होता है, ठीक, प्रिज्म का कोण यानी प्रिज्म एंगल न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, इक्वल टू मिनिमम डेविएशन एंगल, यानी डेल्टा एम के इक्वल है ये। ठीक, यानी दोनों इक्वल हैं तो हम डेल्टा एम को ए लेट कर लेंगे। ठीक, तो कह रहा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए, तो फार्मूला होता है n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2 ऐसा होता है। ठीक, ये अपवर्तनांक का फार्मूला है प्रिज्म के। अब डेल्टा एम को हमें ए रख देना यहाँ, तो एन की वैल्यू हो गई, ऊपर आ गया साइन एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, ऊपर हो गया ए प्लस ए बाई 2 अपान ए साइन ए बाई 2 आ गया। ठीक, ऊपर देखो 2a बाई 2 है, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो n की वैल्यू हो गई, ऊपर हो गया साइन 2a बाई 2 अपान साइन ए बाई 2 और ऊपर हमने फार्मूला लगाया साइन 2a का, हमने फार्मूला लगाया साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, ये फार्मूला हमने लगाया। ठीक, वही फार्मूला यहाँ लगा दीजिए, n इज इक्वल टू आ गया साइन, तो 2 साइन, यही फार्मूला लगाइए a बाई 2 कास ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, ये साइन ए बाई 2 कट गया, n की वैल्यू आ गई 2 कास ए बाई 2। ठीक, ये n का फार्मूला आ गया। तो कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे घा, क्वेश्चन नंबर 2 का घा यानी डी। अब इसमें देखो स्टूडेंट दिया हुआ है कि एक पारदर्शी माध्यम में परावर्तन के बाद पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है प्रकाश। यदि माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है,
ध्रुवण कोण इसका 60 डिग्री है, तो हम लोग ध्रुवण कोण को थीटा लिखते हैं। ठीक, तो थीटा हमारा दिया है 60 डिग्री, और इसी को ध्रुवण कोण को थीटा को IP भी लिखते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक, अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए अपवर्तन कोण। तो पहला तो होता है IP प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो IP हमारा दिया है 60 डिग्री और प्लस R दिया है, ये हो गया 90 डिग्री। इससे R की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, आप इतना निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट इसमें कह रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ब्रूस्टर्स लॉ n इज इक्वल टू tan IP होता है, और यानी tan 60 डिग्री हो गया। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो n की वैल्यू आ गई √3। लेकिन ये जो ब्रूस्टर्स लॉ है ये कोर्स में नहीं है, ध्यान रखिएगा इसका। तो ये भी आउट ऑफ कोर्स ही है, पर थोड़ा पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन नंबर 2 घ का R पार्ट है, यानी D का ये R वाला पार्ट है, R वाला, इसी का ऊपर वाले में R लगा हुआ है, और ये सिलेबस में है। कह रहा है एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में पहुंचती है यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दूना है, यानी I दे रहा है 2R। ठीक है, तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। R का मान ज्ञात करना है, तो हमारा जो फार्मूला होता है n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R होता है। ठीक, इसको हम और आगे बढ़ा दें तो n की वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू 2R है, तो साइन 2R अपॉन साइन R हो जाएगा। अभी ये फार्मूला हमने यहाँ रखा है, यही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा 2 साइन R कॉस R अपॉन साइन R। ये साइन R कट गया, इससे n की वैल्यू आ गई 2 कॉस R आ गया, यानी कॉस R की वैल्यू n/2 हो गई, यानी R हो गया कॉस इनवर्स n/2। ये आंसर इसका हो जाएगा। ये इनवर्स फंक्शन में लिख देते हैं, जब एंगल को निकालते हैं कॉस को इधर करते हैं तो इनवर्स फंक्शन हो जाता है। R इज इक्वल टू कॉस इनवर्स n/2, ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट।